इलाहाबाद में मैं रह रहा था, दोस्तों के साथ ऐसे घूमते टहलते थे, मस्ती करते थे। तो एक मेरा दोस्त था, वो डाल रहा था डीयू का फॉर्म। ओके। तो उसने कहा कि तू भी डाल दे। तुम इससे पहले आपको डीओ के बारे में जानकारी थी? ना मतलब मतलब ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है। जेएनयू का सफ़र कैसा रहा? मतलब किस तरीके से जेएनयू डिसाइड हुआ कि जेएनयू जाना? मास्टर्स तो आप डीयू से भी कर सकते थे। रिसर्च दुनिया के जितने बड़े देश हैं वहाँ सबसे महंगा प्रोफेशन माना जाता है। इनफैक्ट जो आपका बजट बनता है, आपका सर्वे बनता है, वहाँ भी रिसर्चर्स काम कर रहे होते हैं बैकग्राउंड में। एग्ज़ाम एकदम क्लोज है अभी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी आपके लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ नया पढ़ने की कोशिश ना करें, जो भी पढ़ा है उस पर भरोसा करते हुए आप सिर्फ रिवीजन पे फोकस करिए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो माय नेम इज़ उमेश कुमार यादव एंड आई एम योर फैकल्टी फॉर पेपर 2 इकोनॉमिक्स। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। खास दो मायने में है। एक तो वो आपके साथ अपनी पीएचडी की जो उनकी पूरी जर्नी रही है उसका एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। दूसरा ये कि वो मेरे कॉलेज के सीनियर भी रहे हैं, तो वहाँ से जुड़े हुए जितने उनके एक्सपीरियंसेस हैं, किस्से हैं, उन पे हम आज बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो आज मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा आपके सामने संदीप सिंह को, जो कि मेरे सीनियर हैं कॉलेज के, और साथ ही वो जेएनयू से पीएचडी कर रहे हैं। तो बहुत ही इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन था ये, बट फॉर्मली वो खुद ही अपने बारे में आपको बताएंगे। तो ओवर टू यू भैया, कैसे हैं आप, और थोड़ा कुछ अपने बारे में बच्चों को बताइए। थैंक यू उमेश। और उमेश के साथ इतना फॉर्मल बातें करना इस स्पेस में थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे लिए। मेरा नाम संदीप है और मैं पीएचडी कर रहा हूँ जेएनयू से। उसके पहले मैंने एमफिल किया था नीपा एनसीईआरटी से, और मेरा जेआरएफ भी था पॉलिटिकल साइंस में। उसके पहले मैंने मास्टर्स करा जेएनयू से पॉलिटिकल साइंस में, सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़। और उसके पहले हम और उमेश साथ में थे हिंदू कॉलेज में। बट ये तो आपका सीवी वाला इंट्रोडक्शन हो गया। अच्छा। वो चीज़ें बताइए जो किसी को नहीं पता है, जो आपका स्कूलिंग का बैकग्राउंड था, कैसे आपका जो आपका फैमिली बैकग्राउंड था, एक गांव वाले परिवेश से आप निकल के दिल्ली में आए, यहाँ पे आके आपने जो चीज़ें अचीव करी उनके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, जैसे एकदम स्टार्ट से स्टार्ट से जो सबकी एक इच्छा भी होती है कि एक बार शुरू से शुरू किया जाए, तो वही करते हैं आज। तो यूपी में कौसाम्बी एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि अपनी एक हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। वहाँ पे एक खूबसूरत गांव है मेरा, जो यमुना नदी के किनारे है। वहाँ मैं पैदा होता हूँ। जी। क्लास 5 तक मैं गांव में पढ़ाई करता हूँ। उसके बाद नवोदय विद्यालय में मेरा सिलेक्शन हो जाता है, तो मेरी बाकी स्कूलिंग नवोदय विद्यालय से होती है, जहाँ पे मैं साइंस से पढ़ता हूँ 12th तक। उसके बाद फिर मैं इलाहाबाद में रहता हूँ 1 साल, एनडीए की तैयारी करता हूँ। मैं एनडीए में रिकमेंड हो जाता हूँ 2012 में, 5 फरवरी को मैं रिकमेंड होता हूँ। उसका मुझे पता चलता है कि मैं मेडिकल आउट हूँ, क्योंकि मैं कलर ब्लाइंड हूँ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनका सिलेक्शन हो जाता है एनडीए में और मेडिकल आउट हो जाते हैं, और इसका कारण था जो इनको तब तक नहीं मालूम था कि यार ऐसी कोई बीमारी एग्जिस्ट भी करती है। तो वो क्या बीमारी थी भैया? बीमारी नहीं थी, वो कलर ब्लाइंडनेस होता है जेनेटिकली, जो मेरी Okay, माँ से जी। मुझे मिला हुआ है। तो उस समय जब मैं बाहर होता हूँ तो मुझे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि मतलब एनडीए मेरा ड्रीम और जो पहला प्यार होता है वैसे होता है। मेरी रैंक बहुत अच्छी थी। मुझे पता चलता है कि मैं कलर ब्लाइंड हूँ। फिर मैं उस रियलाइजेशन में, तो मुझे लगा अब एनडीए तो मैंने निकाल लिया एसएसबी, अब क्या करना है। तो मैं साइंस में था तब तक। फिर मुझे लगा यार अब कुछ नया करते हैं। तो लोगों ने कहा सिविल सर्विस बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो हम कहा सिविल सर्विस करते हैं। फिर इलाहाबाद में मैं रह रहा था, दोस्तों के साथ ऐसे घूमते टहलते थे, मस्ती करते थे। तो एक मेरा दोस्त था, वो डाल रहा था डीयू का फॉर्म। ओके। तो उसने कहा कि तू भी डाल दे। तुम इससे पहले आपको डीओ के बारे में जानकारी थी? ना मतलब ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है, और एकदम से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा। तो भैया आगे तो बताइए। फॉर्म डाले। शाम को हम लोग कैफे में बैठे थे, तब साइबर कैफे होते थे, तो वो अपना फॉर्म डाल रहा था। बोला कि तेरा भी डाल दूं। मैं कहा हाँ डाल दो। और वो दोस्त ऐसा था कि वो खुद यहाँ नहीं आया डीयू में, और मैं डीयू आ गया। ओके। तो अब डीयू जो आने वाली कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कि जब मैं पहली बार डीयू आता हूँ, जुलाई का महीना होता है, तो हम लोग एडमिशन कराते हैं। तो जैसे मैं इलाहाबाद से हूँ, तो वहाँ यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ एक सेंटर जगह होती है, वहीं पे एडमिशन होते हैं। तो मैं नॉर्थ कैंपस में इंटर करता हूँ, विश्वविद्यालय मेट्रो से उतरता हूँ, और मैं इलाहाबाद में पला बढ़ा हूँ। वहाँ पे एक अलग कल्चर है। तो जब आप विश्वविद्यालय से बाहर निकल रहे थे मेट्रो स्टेशन से, क्योंकि उसके बाहर की दुनिया एकदम अलग है, बिल्कुल। आप एकदम गांव से निकल के आए थे, तो क्या वो पहली फीलिंग थी? क्या आपको लगा था कि आप जहाँ पे इस पॉइंट पे अभी हैं, क्या वो ड्रीम उस समय दिख रहा था आपको? नहीं, कुछ भी प्लान था? कुछ भी प्लान नहीं था? प्लान नहीं था। मतलब मैं ऐसा था शुरू में, जैसे आप 17 साल के हैं, आप डीयू में आ रहे हैं एडमिशन लेने, मुझे ये भी नहीं पता था कि डीयू जैसे होते हैं। तब एक दो हमने मूवीज़ देखी थी, उसमें कुछ कल्चर दिख रहा था, लेकिन लग रहा था यार क्या ऐसे रहते हैं लोग। जब मैं उतरता हूँ विश्वविद्यालय पे, तो वहाँ देखता हूँ एक रिक्शा होता है, तो उसमें लड़के लड़कियाँ साथ में बैठे आराम से वैसे कंफर्टेबल जा रहे थे। मैंने कहा यार ये कौन सी दुनिया है। फिर मैं कॉलेज जाता हूँ, ओरिएंटेशन हो रहा होता है, तो वहाँ पे जो सीनियर्स थे आपस में मिल रहे हैं, लड़के लड़कियाँ गले लग रहे हैं, और वो चीज़ देख के मुझे लगा यार ये तो एकदम मूवी जैसा है। फिर मैं कुछ दिन रहता हूँ यहाँ पे कि यार ये तो अलग ही दुनिया है। फिर मैं अच्छा फील करता हूँ। लेकिन मैं जब पहले दिन क्लास में इंटर करता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक तो साइंस से था, फिर मैं सोशल साइंस के उसमें आता हूँ क्लास में। तो ये साइंस से स्विच करने का डिसीजन सिर्फ यूपीएससी की वजह से ही था? हाँ, मेरे जो भाई थे वो लोग बीटेक कर रहे थे, मतलब अच्छे थे पढ़ने उड़ने में। उन्होंने कहा तू साइंस ले लो। तो मैंने कहा नहीं यार, अब मुझे सिविल करना है, तो मैं अब सोशल साइंस में जाऊँगा।
और वो था तो मैंने सोशल ले लिया था। फिर जब मैं हिंदू में इंटर करा था तो ये तो कल्चरल शौक की बात हो गई। अभी तक मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, मैं पढ़ने में अपने स्कूल का टॉपर था, तो एक होता है ना अंदर से कि यार मैं ही हूँ जो हूँ। जब मैं क्लास में इंटर करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि मेरे कितने परसेंटेज हैं, तो 93, 90। फिर जो बगल वाले से पूछ रहे हैं तो पता लग रहा है उसके 97 है। फिर जो हिंदू कॉलेज में हॉस्टल मिलता है तो हॉस्टल में जो टॉप 1-2 बच्चे होते हैं उन्हीं को हॉस्टल मिलता है, तो मुझे लगा हॉस्टल तो मिल जाएगा जो टॉप वाले हैं। फिर पता लगता है कि तुम तो पीछे से मतलब लिस्ट में ही नहीं हो, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, बाकी लोग को हॉस्टल मिलेगा। फिर मैं सेकेंड ईयर में, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि मुझे हॉस्टल नहीं मिला था हिंदू कॉलेज में, तो भैया नहीं को मुझे मिला भी होगा। हॉस्टल फर्स्ट ईयर में नहीं मिला था। ओके। फिर सेकेंड ईयर में पूरा सोशल साइंस टॉप करने के बाद मुझे उन्होंने सेकेंड ईयर हॉस्टल में दिया कि सेकेंड ईयर में हॉस्टल मुझे मिल गया था। लेकिन अच्छा मतलब मैं एहसास नहीं कर रहा था, मतलब मैं गांव से निकला हुआ एक इंसान जो नवोदय से पढ़ने के बाद यहाँ एक अलग दुनिया थी। और आज तो सोशल मीडिया है ना, आज हम हिंदू कॉलेज ये सब देख पाते हैं, तब मुझे नहीं पता था, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है पॉलिटिकल साइंस लेने वाली कहानी। ओके कि जो- लेकिन जैसे आपने कहा कि आपने यहाँ पे जैसे हिंदू कॉलेज में कौन सा कोर्स चूज किया और क्यों चूज किया, दैट इज ऑल्सो अ स्टोरी, उस पर हम बात करना चाहेंगे। तो जैसे फिर हम पॉलिटिकल साइंस पे भी आएंगे। ठीक है, आज जितने बच्चे आप लोग हैं तो आप लोग बहुत स्मार्ट लोग हैं, ठीक है। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं मास्टर्स का कर रहे हैं, या सीयूटी जो बच्चे भी होते हैं ग्रेजुएशन के लिए, वो लोग बहुत स्मार्ट हैं, उनको पता है कि कौन सा कॉलेज कैसा है। मैं आया था वहाँ से, मुझे लगा जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी होता है वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी होता है। मुझे कॉलेज वॉलेज का कुछ आइडिया नहीं था। मैं इंटर करता हूँ वहाँ पे, मैं जाता हूँ आर्ट्स फैकल्टी। आर्ट्स फैकल्टी में किसी सीनियर से पूछता हूँ कि मुझे एडमिशन कराना है, उन्होंने ऐसे कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो फिर मैं आगे गया, मुझे लगा ये इधर हिंदू कॉलेज है, वहाँ चला गया क्योंकि किसी ने बताया कि इधर है कोई कॉलेज। मैं कहा ठीक है, वहाँ जाके मैं पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर रहा होता हूँ। तो एक सीनियर जो एडमिशन में हेल्प करते हैं वो लोग आते हैं कि संदीप तुम्हारे परसेंटेज अच्छे हैं, तुम ऑनर्स ले लो। और मैं वहाँ से आया था कि मुझे करना है यूपीएससी और मुझे 3 सब्जेक्ट वाला बीए चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, मुझे 3 सब्जेक्ट वाला चाहिए। Okay. तो वो उनको शौक लगा कि पहला इंसान है जिसको ऑनर्स मिल रहा है वो 3 सब्जेक्ट वाला बीए। तो मैंने बीए प्रोग्राम लिया। अभी तक हाँ, जो जैसे एक कल्चर चलता है हमारे डीयू में कि जो ऑनर्स पढ़ते हैं उनको थोड़ा स्मार्ट माना जाता है ओवर जो ऑनर्स नहीं पढ़ रहे होते हैं, तो ये एक ट्रेंड चला करता था। अब तो हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इस चीज़ से भी हमने डील किया है वहाँ पे क्योंकि हम सेम कोर्स में हाँ, इन चीज़ों का मुझे पता ही नहीं था, मैं तब का बता रहा हूँ। तो मैं ले लिया कि यार यहाँ पे जब मैं घर से निकला था तो मुझे था कि मुझे इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी पढ़ना है। ओके। क्योंकि साइंस के साथ ज़्यादा मैच करता है, इसमें यूपीएससी आसान होता है, ऐसे मैंने सब कुछ पढ़ा था। फिर जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि जियोग्राफी तो हिंदू में है ही नहीं। अब मेरा मन नहीं किया किसी और कॉलेज में जाने का। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि कैसे हम अपने डिसीजन लेते हैं। बिल्कुल, जब आपके पास इन्फॉर्मेशन की उतने सोर्सेस नहीं होते, इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती, तो आप ऐसे ही डिसीजन लेते हैं। तो आज की डेट में क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारे पास हर चीज़ की अवेलेबल है, इंटरनेट आपके पास अवेलेबल है, तो आप हर चीज़ पे रिसर्च करिए। और इस चीज़ पे मैं वैसे थोड़ा डिफरेंट सोचता हूँ। मेरा है कि आप अपने साइड से बहुत काम करिए लाइफ में, लेकिन कुछ चीज़ें आपको नेचर पे और गॉड पे छोड़नी चाहिए। कि अगर मैं आज पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी कर रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस मेरा फेवरेट डिसिप्लिन है, लेकिन जब मैं घर से निकला था या मैं हिंदू में जब बैठा था तो मैं पॉलिटिकल साइंस लेना ही नहीं चाहता था। जब मुझे पता लगा यहाँ जियोग्राफी नहीं है, तो बगल में एक अंकल बैठे थे, उन्होंने कहा कि बेटा पॉलिटिकल साइंस ले लो, अच्छा सब्जेक्ट है। मुझे अंकल की शक्ल याद नहीं है, लेकिन मैं आज सारी ज़िंदगी मेरी पॉलिटिकल साइंस के अराउंड घूम रही है। तो लाइफ में नेचर अपने इशारे देता है, आप जो भी काम पकड़ें उसको पूरी शिद्दत से करें और इन्जॉय करें काम। मतलब मैं सोचता कि यार मुझे जियोग्राफी नहीं मिला, मैं दुखी रहता। मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया, एंजॉय करा, टीचर्स अच्छे मिले, पढ़ाई करी, आज मैं जेएनयू से पीएचडी कर रहा हूँ। साथ साथ मैंने बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस में काम करे। तो यहाँ सीखने वाली बात यही है जो भैया ने बताई अभी कि आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप उतने अच्छे कॉलेज में नहीं है या किसी गांव के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आप जहाँ पे जो भी अवेलेबल है आपके पास उसको बेस्ट तरीके से यूज़ करिए। और जो भी आपका ड्रीम है, चाहे आपका जेआरएफ निकालने का ड्रीम हो या कुछ भी ड्रीम हो, आप उसको अचीव करने की कोशिश करिए। तो आगे बढ़ते हुए इसी डायरेक्शन में कि कॉलेज की बात, कॉलेज का कोई किस्सा आप बताना चाहेंगे बच्चों को? कॉलेज में जैसे मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन इनके साथ कैसे हुआ था। तो हम लोग नए नए आए थे, तो सीनियर्स आके आपसे मिलते हैं, आपको गाइड करते हैं, उनसे आपकी मुलाकातें होती हैं, कुछ फ्रेंडशिप होती है। तो कुछ महीने हमें हो गए थे, आई थिंक 1 महीना हो गया था कॉलेज में, और इनका कोई हमें अता पता उस समय नहीं मालूम था। तो एक दिन रैंडमली इलेक्शंस थे हमारे डिपार्टमेंट के, और एक कैंडिडेट एकदम से निकल के आया रैंडमली ऐसे कि भाई हम भी कंटेस्ट कर रहे हैं। तो डिबेट हुई वहाँ पे, 2 लोग खड़े हुए थे इलेक्शन में, डिबेट हुई, और जो आदमी जिसको किसी ने देखा ही नहीं पूरे महीने भर, वो आता है डिबेट में अपनी स्पीच देता है, बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है और जीत जाता है। तो दैट वाज द फर्स्ट इंटरेक्शन जहाँ पे इलेक्शन जीते थे और प्रेसिडेंट बने थे डिपार्टमेंट के। तो उसके अलावा आप कुछ बताना चाहेंगे? उसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मेरा इलेक्शन लड़ने का कोई गोल नहीं था। वो जैसे होते हैं हम लोग स्टूडेंट होते हैं कॉलेज में, थोड़ा सा हो जाता है, कोई कुछ बोल देता है। तो बहुत चीज़ें रिवील नहीं करूंगा, रीजन जो भी रहे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के, नहीं बोल सकते, ठीक है। लेकिन जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का जो मेरा लाइफ में, मैंने एनडीए रिकमेंड रहा, यूपीएससी का, यूजीसी नेट जेआरएफ टॉपर रहा, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं मेरे। लेकिन जो लाइफ का सबसे
इंटरेस्टिंग अचीवमेंट मुझे लगता है, तो जब मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा था, तो जिस इंसान के खिलाफ मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा था, मैं जब 3 मिनट बोल के आता हूँ तो वो इंसान भी मेरे पास आता है और मुझे वोट करके जाता है। तो ये भी अपने आप में एक मतलब ये अलग ही बेस्ट किस्सा है। और उसके बाद जब मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ, प्रेसिडेंट बनने के बाद मैं जो पहला काम होता है, मैं जो अपोनेंट मेरे सामने था, बहुत रिस्पेक्टेड इंसान है, कृष्णा नाम है, और मैं जाता हूँ उनके पास और उनको बोलता हूँ कि आपका जिस तरह से करने का दिल था करें, और हम लोग अभी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये मैं देखता हूँ कि लाइफ में, पॉलिटिक्स में ये सब चीज़ें छोटी होती हैं, अंत में इस तरह की कहानियाँ रहती हैं। तो वो हिंदू के टाइम थे, उसके बाद इस तरह की चीज़ें होती रही लाइफ में। हिंदू के टाइम्स थे, मतलब सबके अपने कॉलेज के कुछ किस्से होते हैं जो हम बाद में याद करते हैं, तो हमारे सेम से किस्से हैं कुछ। तो हिंदू से आगे बढ़ते हुए हाँ, जेएनयू का सफ़र कैसा रहा? मतलब किस तरीके से जेएनयू डिसाइड हुआ कि जेएनयू जाना? मास्टर्स तो आप डीयू से भी कर सकते थे, तो कैसे जेएनयू और क्या स्ट्रगल्स रहे वहाँ तक पहुँचने? अभी हम मास्टर्स की बात कर रहा हूँ, पीएचडी पे हम इसके बाद आएंगे। बहुत बार क्या होता है कि मुझे लगता है कि लाइफ में जो आपके आसपास के लोग होते हैं ना, वो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफाइन करते हैं। बिल्कुल। मतलब आपकी मेहनत आपके हाथ में होती है, आप ईमानदार रहिए, मेहनत करिए। तो मैं जेएनयू का पहले बहुत ज़्यादा, मैंने विजिट भी नहीं करा था जब मैंने जेएनयू का फॉर्म डाला था। डीयू में बहुत अच्छे से जानता था, आर्ट्स फैकल्टी। तो मेरा रूममेट था एक, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, और हमारे रूम पे बहुत लोग आते थे। मतलब हिंदू का एक रूम था, रूम नंबर 19, वहाँ पे बहुत लोग आते थे। तो कुछ जेएनयू जाते थे, वो जाते थे। तो उन सबको पता नहीं क्यों लगता था, उनमें से एक शायर है अभी, दीपक गाजीपुरी नाम है उनका, वो हमेशा मुझे कहता था कि भाई आप जेएनयू जाएंगे। मुझे खुद भी नहीं लगा था कि मुझे जेएनयू क्या है, मतलब जैसे वो लोग क्रेजी होते हैं, मैं कभी क्रेजी नहीं था कि जेएनयू जाना है, लेकिन उसको हमेशा भरोसा था। मतलब कोई ना कोई आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहा था, आप खुद नहीं कर रहे थे, बट कोई और कर रहा कोई था। था। और फिर जो लोग मेरे साथ, जिन लोगों ने मुझे पेपर दिलाया साथ में ले जाके, कुछ लोग लकी होते हैं आपके साथ पेपर जाते हैं देने, और वो तो आपका सिलेक्ट होता है। तो मैं जेएनयू मेरा निकल गया था, मेरा डीयू भी निकल गया था, शायद 6वीं 7वीं रैंक थी डीयू में, जेएनयू में थी। तो जब मुझे सिलेक्ट करने का मौका मिला, तो फिर मुझे लगा कि अब जेएनयू ले लेते हैं, जेएनयू जाते हैं। तो फिर वैसे ही हो गया। तो भैया के जेएनयू जाने से एक फ़ायदा हमें ये हुआ कि हमको जेएनयू जाने को मिलने लग गया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं जेएनयू जब गया था तो इनकी वजह से ही गया था, बिकॉज ये वहाँ रहते थे। तो ये एडवांटेज हमें मिला इस चीज़ का। तो अब जेएनयू से मास्टर्स हो गया। मास्टर्स करते हुए ये ख्याल आया था कि पीएचडी आप करेंगे आगे, या बाद में चल के कुछ चेंजेस आए दिमाग में, कुछ लोचे हुए दिमाग में? देखो, मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ वो मेरी अपनी कहानी है, तो अगर आप रिलेट कर पाएंगे तभी करना, क्योंकि ये खतरों के खिलाड़ी वाली कहानी हो जाती है। मेरी कहानियाँ ऐसी ही रही हैं कि जहाँ पे मुझे नेचर कुछ इशारे देता है, मैं करता हूँ, लेकिन मैं ईमानदारी से करता हूँ। तो मैं मास्टर्स कर रहा था, मेरा गोल था यूपीएससी करना, तो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। हम लोग 3-4 दोस्त थे, जिनमें से एक अभी आईआरएस है, उसने 2 बार यूपीएससी निकाला, पॉलिटिकल साइंस में उसके हाईएस्ट नंबर थे, तो वो पोस्टेड है कहीं। एक अभी किसी कोचिंग में पढ़ाता है, अच्छे स्कॉलर से। 4 दोस्त थे हम लोग, 4 के चारों का जेएनयू हो गया था। तो सब अलग अलग डिपार्टमेंट तैयारी कर रहे थे। तो मेरा सीपीएस था, जहाँ पे आप 2 साल तो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते, मतलब इतना ज़्यादा कोर्स इतना रिग्रेस होता है आपका। कोर्स रिग्रेस होता है, और सही भी होता है। अभी तब मुझे नहीं लगता था, अभी लगता है कि यार अच्छा है, इतनी हम लोग रीडिंग्स पढ़ते हैं, जो मैंने तब पढ़ा था अभी तक काम आता है। तो कहीं ना कहीं उस कोर्स का ही इम्पैक्ट था कि आपके लिए जेआरएफ निकालना और आसान हो गया। उस कोर्स का इम्पैक्ट तो था ही, साथ में मेहनत भी थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत बच्चे पढ़ते हैं, जेआरएफ 5-6 लोगों का हुआ था, लेकिन वो कोर्स अच्छा था, मतलब अच्छा डिजाइन कोर्स था। तो वहाँ पे जब मैं 1-2 साल कर रहा था, मुझे लगा कि यूपीएससी तो अभी मैं दे नहीं पाऊंगा, तो फिर लगा कि चलो नेट जेआरएफ होता है, देते हैं, सब लोग देते हैं। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मुझे अब भी याद है कि मेरी बुआ की लड़की की शादी थी, लड़की की। बाकी मेरे भाई लोग थे वहाँ, शादी में थे, शादी अटेंड करा, फिर घर में रुकते हैं आप छुट्टी में। मैं अपनी छुट्टी कैंसिल करके आया था, और 6 महीने मैंने गर्मी में, जून से लेके सिर्फ पढ़ाई करी है। जून से लेके दिसंबर में मैंने अटेम्प्ट दिया था यूजीसी नेट का, और सिर्फ मेरा यही था कि मुझे कैसे भी करके ये एग्ज़ाम निकालना है, मुझे लाइफ में ये एग्ज़ाम निकालना है। तो यहाँ पे ये नोट करने वाली चीज़ है कि कितना एफर्ट आपको डालना पड़ता है। अगर आपको कुछ एम आपके दिमाग में है, आपको क्लियर करना है वो एम, तो आपको डेडिकेशन पूरा दिखाना पड़ेगा वहाँ पे। बट इतनी डेडिकेशन क्यों थी इस एग्ज़ाम के लिए? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आप ऐसा क्या बदल जाता, ऐसा क्या बदल जाता कि अगर ये एग्ज़ाम अगर आप क्रैक कर लेते तो क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले थे, जिसको देख के आप इतनी मेहनत कर रहे थे? एक ये था कि यार अब हम लोग मास्टर्स, जैसे अब बीए करते हैं, बीए के बाद मास्टर्स करते हैं, तो मास्टर्स के बाद क्या करेंगे? तो अकेले आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं कि आप कम से कम वो काम करें जहाँ आपके पास पैसे हों। मुझे पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट भी था, तो एक पैसा रीजन था कि यार एक इंडिपेंडेंस चाहिए, फैमिली पे इतना बर्डन कैसे डाल सकते हैं। तो इस वजह से मुझे लगा कि करना है, और मुझे करना ही था, क्योंकि मुझे चाहिए था कि पीएचडी हो जाए जेआरएफ के थ्रू, आप जो भी करें। तो वो था कि मैं एकदम चांस नहीं लेना चाहता था, तो मैं था कि अपना जितना भी एफर्ट है मैं लगा दूंगा। तो मैंने दिसंबर में दिया, और फिर मैं जेआरएफ मेरा क्लियर हुआ। फिर तो आपका कौन से अटेम्प्ट में जेआरएफ हुआ था भैया? मैंने सिर्फ एक एग्ज़ाम दिया है नेट जेआरएफ का, और उसी में क्रैक करा है। और जब मैं पेपर देने गया था, उसके पहले मैंने अपनी नोट्स फाड़ दी थी। मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना हर चीज़ यहाँ जो बोली जाए उसको फॉलो नहीं करना। उसका रीज़न ये था कि मैं इतना ज़्यादा रट चुका था कि आप अपने नोट से ही बोर हो गए थे। मतलब मैं
सर एकदम ऐसे हो गया था कि अब इससे ज़्यादा मैं टैकल नहीं कर पाऊंगा, मतलब मैं दोबारा पेपर नहीं देता अगर मेरा नहीं होता। लेकिन मैंने जब दिया था तो मेरे जेआरएफ कट ऑफ से 20% ज़्यादा नंबर थे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कितना ज़्यादा रट्टा मारना था। ओह, तो आपके जैसे हमने कट ऑफ की बात करी, तो आपके पेपर 1 में कितने स्कोर आए थे और कितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, कितने सही हुए थे? पेपर 1 में मुझे ये बताया 44 मेरे पेपर 1 में सही थे। तो 44 क्वेश्चन पेपर 1 में सही करके आए थे, एंड दैट इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। 44 क्वेश्चन आज की डेट में जैसा पेपर आ रहा है, अगर कोई कर ले सॉल्व तो डेफिनेट है कि उसका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा, एंड दैट इज ऑल्सो रीजन कि आपको जेआरएफ में इतना एज मिल गया बाकी लोगों से। पेपर 2 भी मेरा अच्छा था। मेरा है कि आपका रिवीजन बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ, अगर आपको तो पेपर 2 की हम बात करेंगे तो हाँ, पेपर 2 में जैसे हमने पेपर 1 में कहा कि आपका स्कोर बहुत अच्छा था, बट स्पेसिफिकली पेपर 2 के लिए आपने क्या ऐसा अलग किया था कि जो बच्चों को शायद हेल्प कर पाए यहाँ पे, आप अगर कुछ कहना चाहें? मैं स्ट्रेटजी पे बहुत यकीन रखता हूँ। मतलब एक अब्राहम लिंकन का कोट है कि अगर आपको 6 घंटे दिए जाएं एक पेड़ काटने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि मैं पहले 4 घंटे उस कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा जो मुझे दी गई है। मैं इस चीज़ पे बहुत यकीन करता हूँ। तो आप जो भी पढ़ते हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस तरह से पढ़ते हैं। तो मेरे दिन का जो 3 घंटा होता है, अभी भी अगर मैं किसी एग्जाम की तैयारी करूँ, और खासतौर पे वो एग्जाम जहाँ पे बहुत फैक्चुअल चीज़ें हैं वो हैं, तो मैं पहले 3 घंटे जो लगाऊंगा, मैं अपने भाई को सजेस्ट करता हूँ, वो भी तैयारी करता था, कि सुबह के 3 घंटे सिर्फ रिवाइज करो आप। जैसे भैया को हमने देखा भी है तैयारी करते हुए, उनके हॉस्टल रूम में भी देखा है कि वो रात को 10 बजे के बाद उनके रूम के जो लाइट है सारी ऑफ हो जाएंगे, वो सो जाएंगे, और वो लेटते ही सो जाते हैं। सुबह उठेंगे 4-5 बजे, अपना 3-4 घंटा सिर्फ रिवीजन पे, है ना भैया? हाँ, ये सबसे सही तरीका है, और सुबह उठने का मतलब फ़ायदा लगता है मुझे। हाँ, क्योंकि एग्ज़ाम एकदम क्लोज है अभी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी आपके लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ नया पढ़ने की कोशिश ना करें, जो भी पढ़ा है उस पर भरोसा करते हुए आप सिर्फ रिवीजन पे फोकस करिए। PYQs का क्या रोल रहा भैया? मेरा है कि जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये ऐसे होता है कि आप एक रास्ते में निकले हैं, बहुत सारे फैक्ट्स आप कलेक्ट कर रहे हैं। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी ऐसे मानिए कि आपने 6 महीने मेहनत करके कुछ पैसे जमा करे हैं। अब 15 दिन में जो कमाएंगे उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे कि जो 6 महीने पे कलेक्ट करे हो। ऑब्वियस सी बात है, एक सिंपल ब्रेन लगाना है कि आपने 6 महीने में जो कलेक्ट करा है उसको बेस्ट यूटिलाइज कर पाओ, वो ध्यान है। 15 दिन में मिले ले लो, लेकिन 6 महीने कुर्बान नहीं करें। 15 दिन वेस्ट नहीं करना है, जो भी आपकी मेहनत रही है पीछे बैकग्राउंड में उसको वेस्ट नहीं करना है, जस्ट बिकॉज कुछ नया आपको मिल सकता है उस पर। फिर अगर PYQs की बात करें तो क्वेश्चन पेपर लगाने चाहिए। उसका रीज़न ये है कि एक बार कोई चीज़ आप पढ़ते हैं, मान लीजिए कि आपने नॉर्मल कोई फैक्ट पढ़ लिया, एक किताबें पढ़ ली, लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ के जाते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि आपके हाथ में एक कांटा है, तुरंत कोई फैक्ट है आप पिक कर ले रहे हैं कि वहाँ एक सवाल था, यहाँ एक सवाल था, तो वो एक फ़ायदा रहता है। तो सवाल बिल्कुल लगाने चाहिए। मतलब सवाल अगर आप लगा भी नहीं रहे तो पढ़ो सवाल कि ये सवाल ऐसे पूछा गया है, ये किसने लिखा है, क्योंकि ब्रेन उस तरह से थोड़ा, इंसान क्या होता है, क्यूरियस होता है ना, तो जब वो चीज़ कोई नहीं कर पाता है तो उसको दोबारा वो दिखेगी, यार ये तो मेरा गलत हो गया था, तो ये पढ़ लेता हूँ। तो आपको दोनों चीज़ें, रिवीजन और PYQs, दोनों का बैलेंस बना के चलो। शाम को कोशिश करो, जब कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा कम है, तो आप PYQs लगाओ और मेहनत करो ताकि कर पाओ आप वो सारी चीज़ें। चलिए ठीक है भैया, अब JRF निकल चुका था, आगे का प्रोसेस कैसा रहा? मतलब निकलने के बाद जो खुशी मिली वो तो अलग होती है, प्लस एडमिशन वाला जो स्ट्रगल रहता है उसके बारे में बात करिए कुछ थोड़ी सी, कैसे, और उसमें वो भी बताइए कि कैसे JNU में उस साल PhD की सीट्स शायद नहीं आई थी जब आपका एडमिशन हुआ था। हाँ, ये भी बताता हूँ मैं। हाँ, तो जब मेरा JRF हो गया तो मुझे पता लगा, लगभग ये दिसंबर में हुआ था, तो मार्च के आसपास मुझे पता चला। तो जितने भी फॉर्म आ रहे थे, मुझे था कि अब JRF हो गया है, मुझे अब चाहिए PhD में एडमिशन। तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट होता था, उसमें मैंने अप्लाई करा, DU अप्लाई करा, JNU अप्लाई करा, लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो भी, एक तो ठीक है, एक यहाँ पे गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी करके नोएडा में, वहाँ भी अप्लाई करा, सब जगह। फिर मैंने JRF के लिए पढ़ा था तो वो काम आ रहा था जी। फिर CUET का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट था, उसमें भी जो भी कट ऑफ था उससे बहुत ज़्यादा नंबर आया, क्योंकि इतना ज़्यादा आपने पढ़ा हुआ है, तो जो भी आप पढ़ेंगे वो यूज होगा आपका। कुछ भी आप पढ़ेंगे कभी वेस्ट नहीं जाएगा। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। तो फिर JNU में सीट कट था, तो JNU में तो मेरे सेंटर पे था नहीं, तो फिर मैंने MPhil अप्लाई करा। एक नीपा करके एक जगह है जहाँ पे एजुकेशन प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में MPhil PhD होता है, और इंडिया का वो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, और मुझे करना था सिविल सर्विस। तो मेरे पास DU का ऑप्शन था और नीपा का ऑप्शन था, तो मैंने नीपा चुना क्योंकि मैं थोड़ा सा डाइवर्सिटी चाहता था, क्योंकि मैं अगर DU जाता तो वहाँ पॉलिटिकल साइंस में पढ़ता, और इस प्लेस का फ़ायदा ये था कि ये थोड़ा सा मेरे ब्यूरोक्रेसी और उन सबसे नज़दीक में था, तो मैंने यहाँ से फिर डाल दिया। वहाँ मैंने 2 साल MPhil करा। फिर मेरे पास या तो ऑप्शन था कि मैं नीपा से PhD करता, और फिर JNU भी मेरा निकल गया था। तो JNU के निकलने की भी कहानी है, लेकिन यहाँ पे था मेरे पास दोनों ऑप्शन, तो मैंने JNU फिर चुना। तो आप जैसे ये आपकी जो प्रेफरेंस रही JNU को, आपने JNU भी जिया है, आपने DU भी देखा है, क्या फ़र्क देखा? क्योंकि एज अ रिसर्चर आप चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर पाते होंगे कंपेयर टू अदर पीपल, तो आपको क्या डिफरेंस दिखा? फिर हम कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। DU में थोड़ा सा क्राउड ज़्यादा है, मतलब क्राउड भी है, और अगर आपको रिसर्च स्कॉलर के तौर पे देखेंगे तो JNU बेहतर है। मतलब जो टीचर्स हैं उसके टर्म में भी, जिस तरह का रिसर्च होता है उसके टर्म में भी,
और जेएनयू का जो इन्वायरमेंट है पढ़ाई लिखाई का वो बेहतर है। मतलब डीयू भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि डीयू अच्छा नहीं है, मतलब हम बेस्ट को कंपेयर कर रहे हैं, एक को जो है बेस्ट, फिर उसको सेकंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट। तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीयू हो गया, जामिया हो गया, जेएनयू हो गया, ऐसी बहुत सारी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, ये सब बेस्ट हैं इस कंट्री के, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, तो सब लगभग बराबर है, लेकिन जेएनयू थोड़ा सा मुझे लगता है कि बेहतर है पीएचडी के लिए जो। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपका जेआरएफ हो गया है और आपको अपनी फेलोशिप अवेल करनी है तो आपको पीएचडी में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। तो एडमिशन लेने के बाद भैया कितने दिन बाद आपकी फेलोशिप आई थी, कुछ याद है आपको? हाँ थोड़ा बहुत तो याद है, एडमिशन लेने के बाद। तो कितने पैसे आए थे लगभग क्या उससे हमने हाँ पार्टी ली थी हाँ, क्या? मुझे याद है। तो होता क्या है कि जब शुरू में आप एडमिशन ले लेते हैं, मान लीजिए कि मैंने जुलाई में एडमिशन लिया था, 18 जुलाई के आसपास, तो पैसे मुझे दिसंबर के आसपास मिले थे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रोसीजर होता है वो फॉर्म भरने का, तो वो जब सब। आप एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, जहां आपका रजिस्ट्रेशन होता है यूजीसी के पास, तो एक कोड वो जनरेट करते हैं, उसके बाद ही आप फेलोशिप अवेल कर सकते हैं और हर महीने आपको अप्लाई करना होता है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है। तब ये लगभग 28,000 था, और मुझे याद है 3-4 महीने के इकट्ठा आया था। पहली बार मैंने देखा कि मुझे मिल रहे हैं लाख रुपए या वो वाला, तो एक अलग फील होता है आपके अकाउंट में इतने पैसे। तो घर वालों को बताया, कुछ भेजा वहाँ पे, कुछ कैसा क्या था? मतलब तब तक मैं काफ़ी उधार हो चुका था। अच्छा मतलब उधार भी, और एक अच्छा लगता है, मतलब ये बहुत लोग को बोलूँगा कि आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो बढ़िया कल्चर है कि आप 18-20 के होते हैं तो आपको अर्न करना पड़ता है। जी जी जी। पैसा कमाना बहुत अच्छा स्किल भी है और बहुत अच्छा एहसास है। जब आप पहली बार अर्न करेंगे, आपको अपनी सैलरी मिलेगी, आपको अपनी मेहनत का कुछ मिलेगा, वो एक अलग एहसास होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग को ये करना चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं, वैसे भी ये बहुत अच्छा एहसास सिर्फ पैसे के टर्म में नहीं होता। मतलब इट्स लाइक कि आपने कुछ क्रिएट करा है, जैसे आप बैटिंग करने जाएं, आप कुछ रन बना दें, तो वैसा ही है। तो भैया का जब जेआरएफ हुआ तो उससे हमको ये फ़ायदा हुआ कि हमको भी उधार अब देने वाला कोई आ गया था। तो हमने बड़े उधार लिए भैया से, भैया वापस कर दूंगा मैं, ठीक है? ठीक है। तो अब ये बताइए, अच्छा चलिए एडमिशन भी हो गया, हाँ, और फेलोशिप भी आ गई, तो अब ये बताइए कि लाइफ में क्या फ़र्क है? अब आप रिसर्च स्कॉलर बन गए थे, दैट टू फ्रॉम जेएनयू, विच इज़ अ वेरी बिग इंस्टीट्यूशन इस देश में, तो भाई अच्छे कारण से भी और बुरे कारण से, जो भी उसका नाम चलता है। बट क्या फ़र्क आया एज अ सोसाइटी में, आपके दोस्तों के देखने के नज़रिए में, फैमिली वाले क्या सोचते थे, और आपका खुद का क्या पर्सपेक्टिव था कि भाई अब फ्यूचर कैसे आगे डिफाइन होने वाला है? एक तो खुद के ऊपर आता है। मतलब जब आप मास्टर्स कर रहे होते हैं तो आप खुद को स्टूडेंट टाइप देखते हैं कि यार स्टूडेंट है। जब एक टैग लगता है कि आप पीएचडी स्कॉलर हैं या वो हैं, तो लोग आपको थोड़ा सीरियस लेते हैं, खुद को भी आप सीरियस लेते हैं। कपड़े से लेकर ड्रेसिंग सेंस से लेकर सारी चीज़ें बदलती हैं। लेकिन पॉलिटिकल डोमेन में, क्योंकि मैंने पॉलिटिक्स में, इन सब जोन में एज ए पॉलिटिकल कंसल्टेंट काम करा हुआ है और उस तरह से पढ़ाया हुआ है, तो अगर आप किसी पॉलिटिशियन को, मैंने बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ काम करा है, बैठे हैं, वो करा है, तो अगर उनको ये आप बोलते हैं कि आप पीएचडी कर रहे हैं जेएनयू से, तो वो आपको सिर्फ एक स्टूडेंट के तौर पे नहीं लेते हैं। वो आपको सीरियस लेते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। तो ये फ़ायदा तो है, मतलब तो पॉलिटिक्स में भी इन जनरल। जब आप पीएचडी में एनरोल करते हैं तो, और आप किसी के सामने जाए, उनको बोले कि आप रिसर्चर हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो उसका अपना एक महत्व रहता है, सामने वाला कुछ ना कुछ लोड लेता है उस बात का। स्पेसिफिकली अगर आप जेएनयू की बात करें कि आप जेएनयू से पीएचडी कर रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये तो होगी पॉलिटिक्स बड़े लेवल की। छोटे लेवल पे क्या चेंजेस है, माइक्रो लेवल पे? माइक्रो लेवल पे एक तो है कि आपके पास अब पैसे तो हैं ही हैं। हाँ। वो पैसे वाला डोमेन। तो पैसे आने से क्या आपके सोशल इंटरेक्शंस बढ़ते हैं? सोशल इंटरेक्शन का नहीं पता, लेकिन खर्च तो बढ़ते हैं, मतलब खर्च तो बढ़ता है। और फिर आपके पास थोड़ा सा पैसा तो एक डायमेंशन है। दूसरा है कि आप पीएचडी में हैं तो आप एक कम्युनिटी का हिस्सा भी हैं। बाकी पीएचडी स्कॉलर सब कैसे ट्रीट करते हैं। जेएनयू का मैं वाकई बताता हूँ। तो जब मैं मास्टर्स में था, तो हम लोग मास्टर्स में होते थे तो हम लोग लाइब्रेरी में बैठते थे। तो जब कोई पीएचडी वाला आता था तो हम देखते थे, यार मेरे बैचमेट्स हैं, वो सब हैं कि वो पीएचडी वाला है, ऐसे करके मतलब यार कुछ होता है ये, मतलब पीएचडी फैंटेसी से रहती है जो बच्चे जेएनयू से पीएचडी मास्टर्स या और जब मैं जेएनयू में नहीं था, तब मैं जेएनयू में पहली बार जब गया था, वो खतरनाक वाकया था। जब मैं जेएनयू में आप घुसेंगे तो सीधा एक रास्ता है जी। तो जो मैं देख रहा था, यार यहाँ पे जो लोग हैं, एकदम सुना था मैंने कि एकदम पढ़ने वाले लोग होते हैं, वो होते हैं। तो मैं एकदम डरते डरते था कि मैं हिंदू में था, गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद भी हिंदू में। मैं जब वहाँ गया था तो मुझे डर लग रहा था, यहाँ तो और तेज लोग होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। सुना था कि पूरे टाइम लाइब्रेरी में रहते हैं, मतलब ऐसे जैसे होता है ना कि कोई जानवर है जो पूरे टाइम लाइब्रेरी में रहता है। और जेएनयू की लाइब्रेरी खुलती भी 24 घंटे है। हाँ, तो आप रह सकते हैं, पढ़ते भी हैं। तो मैं भी जब गया, मैं भी पढ़ता था, लेकिन फिर लगा नहीं यार, सब बाहर जैसे लोग हैं वैसे ही हैं, मतलब उतना डिफरेंस नहीं है, लोग वही हैं, मतलब आप हैबिचुअल हो जाते हैं। तो ये तो होता है कि पीएचडी स्कॉलर्स के बीच में बैठना, फिर आपके इंटरेक्शंस हैं बाहर भी, तो थोड़ा सा चेंजेस, क्या काफ़ी चेंजेस आते हैं। मतलब बाहर वालों को ज़्यादा दिखेंगे, मैं खुद के बारे में कैसे चेंज हो रहा हूँ वो तो था डिफिकल्ट। और घर वाले, घर वालों का अपना एक टेक रहता है कि आप जल्दी से नौकरी करिए, पैसे कमाइए, और रिसर्च में टाइम लगता है। आप पीएचडी में आते हो, आपको टाइम देना पड़ता है, तो उम्र बीतती है,
तो घर वाले कैसे रिस्पॉन्स करते हैं इस चीज़ पे? ये काफ़ी बेहतरीन सवाल है यार, मतलब बेहतरीन भी है, डीप भी है, इसको सोचना चाहिए जो बच्चे यहाँ पे पीएचडी में आना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। देखो आप लोग जो लाइफ चुन रहे हो ना, मतलब ये एक अंडरग्राउंड वाली लाइफ है। आप जो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं, आप आसपास जितनी चीज़ें देखेंगे, बिना रिसर्च के कुछ पॉसिबल नहीं है। लेकिन इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे रिसर्चर की उतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितना बाहर की कंट्रीज़ में है, ना रिसर्च वाले जोन में उतना पैसा है। रिसर्च दुनिया के जितने बड़े देश हैं वहाँ सबसे महंगा प्रोफेशन माना जाता है। आप लोगों ने वो इकोनॉमी का वो पढ़ा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। जाके ध्यान देना कि रिसर्च किस में आता है। रिसर्च काफ़ी ऊपर आता है, लेकिन इंडिया में नहीं है। इंडिया में थोड़ा सा लोग जहाँ पे पैसा ज़्यादा है उसको बड़ा प्रोफेशन मानते हैं। बिल्कुल। रिसर्च बहुत नॉलेज क्रिएशन का है कि पार्लियामेंट में जो स्पीच आपके पीएम दे रहे हैं, जो स्पीचेस हो रही हैं अलग अलग दे रहे हैं, ये कौन लिखने वाले लोग हैं? इनफैक्ट जो आपका बजट बनता है, आपका सर्वे बनता है, वहाँ भी रिसर्चर्स काम कर रहे होते हैं बैकग्राउंड में। और हर जगह पे जो भी बिल आपके सामने आता है उसमें रिसर्चर होंगे, जो भी पार्लियामेंटेरियन आपके काम कर रहे हैं हर जगह होंगे, लेकिन वो दिखेंगे नहीं। इसलिए हमको लगता है कि ये लोग क्या होते हैं, मतलब क्या ही काम है, पैसे उतने नहीं है। लेकिन एक अच्छी लाइफ है। जो मेरे अंदर चेंज आया है कि आप में से कितने को लगता है कि हम 20 साल में डिसाइड कर सकते हैं कि ज़िंदगी भर हमें कौन सा काम करना है? मैं बहुत लोग को इसलिए बोलता हूँ कि मैं अपने भाई को, मेरा दूसरा जो भाई है वो आईआईटी हैदराबाद से पीएचडी कर रहा है फिजिक्स में, उससे जो छोटा है उसको भी पीएचडी कराना है, क्योंकि मुझे लगता है तो कि पूरी फैमिली पीएचडी वाली है यहाँ पे। और मेरे एक कजिन है, उन्होंने भी पीएचडी कर लिया है, तो हम लोग जितने भी कजिन हैं उसमें से मैं सारे के सारे डॉक्टर्स। उसका रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि आपको पता तो लगे कि आप क्या लाइफ जीना चाहते हैं, और वो आपको पीएचडी के दौरान मिलता है। बट ये अंडरस्टैंडिंग आप तो समझ रहे हैं इस चीज़ को, आप उस फील्ड में हैं, उस स्ट्रगल में, उस प्रोसेस में, आप हर चीज़ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, खुद को समझा पा रहे हैं। आपके पीयर्स हैं उनको समझा लेंगे। घर वालों मेन सवाल तो, जैसे बहुत से बच्चे हैं जो शायद टाइम देना चाह रहे होंगे रिसर्च में, बट अब घर के प्रेशर्स अपने, घर वालों के प्रेशर्स हैं कि यार नौकरी करनी है, कमाई करनी है, तो उस चीज़ को डील करते हुए कैसे आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पे? एक लाइन है सोक्रेटिस की कि अनएग्जामिन लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, कि एक ऐसी लाइफ जिसको आपने एग्जामिन नहीं करा। मतलब हम बहुत सारे काम ट्राई करते हैं, नहीं होता है। पीएचडी आपको टाइम देती है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एक जोन में तो आप जाएंगे ही। आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, आप दूसरे पॉलिटिकल कंसल्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं, आप बहुत सारे सीएसआर सेक्टर में ग्रुप हैं उनके साथ काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे जोन ओपन रहते हैं, पीएचडी का टैग लगा हुआ है, एक भोकाल रहता है, सारी चीज़ें रहती हैं। शुरुआत में तो घर वालों को ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि शुरुआत के एरिया में 3 साल 4 साल तो घर वालों को लगता है पीएचडी कर रहा है कंप्लीट। जब ये टाइम स्ट्रेच होता है, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि मैं यूपीएससी को छोड़ रहा हूँ, दिक्कत उनको पीएचडी को पकड़े रहने से नहीं है, दिक्कत है कि मैंने क्या छोड़ दिया है। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत सारे काम आप जब छोड़ते हैं तो थोड़ा सा कुर्बानी लगती है, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप अपनी चीज़ों को लेकर सेटिस्फाइड हैं तो आपको ज़िंदगी खुद के लिए जीनी है। बाकी जो लोग हैं उनको खुश करना है, लेकिन आप अपना सब कुछ को, 1-2 काम आपके पास ऑप्शन है। एक वो काम जहाँ पे आप करते हुए हर दिन परेशान रहेंगे, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन आपके घर वाले खुश हैं। दूसरा है जहाँ पे आप काम एंजॉय कर रहे हैं, घर वाले थोड़ा कम खुश हैं। तो मैं उनमें से हूँ जो घर वाले थोड़ा कम खुश हैं, लेकिन मैं खुश हूँ। ओके, तो यहाँ पे भैया का टेक थोड़ा सा अलग है और आपका पर्सनल टेक अलग हो सकता है। आप मे भी चीज़ों को बैलेंस करके चल सकते हैं कि जहाँ आप भी खुश हैं और घर वाले भी खुश हैं, तो ये आपका खुद का डिसीजन होगा। नहीं, इस पर एक मैं बोलता हूँ कि महाभारत का एक रेफरेंस है कि द्रोणाचार्य जी ले जाते हैं पांडवों को, चिड़िया का वो दिखाते हैं कि जाओ वहाँ निशाना लगाओ, तो उनमें से बाकी लोग को चिड़िया ही नहीं दिख रही थी, अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी। तो अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, आप इतना पढ़ रहे हैं, आप सोक्रेटिस पढ़ रहे हैं, प्लेटो पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े थिंकर्स, इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, उसके बाद पेरेंट्स के रिस्पेक्ट करना इज़ गुड। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हाँ हर चीज़ जो वो सोच पाएंगे वही मानना है, तो उस चीज़ से मैं एग्री नहीं करता हूँ। अगर इस चीज़ से एग्री करते हैं तो मैं कहानियाँ बताता हूँ आपको। अगर ऐसी मुझे लगता है कि यहाँ पे बैकग्राउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके इस बैकग्राउंड से। हाँ, बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं उन लोगों को रिस्पेक्ट करते हुए आप अपने डिसीजंस को ज़्यादा अच्छे से नहीं, मैं एक बोलूँगा कि आप अगर अपना ऑर्बिट क्रॉस करना है, आपको एक सर्कल है, आप कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ना चाह रहे होंगे ना। अगर चीज़ें उसी सर्कल में घूमना है कोई दिक्कत नहीं, आपको एक सुकून वाली लाइफ चाहिए, एक जॉब ले लीजिए, कर लीजिए। लेकिन अगर आप, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको लग रहा होगा कि मैं जो कर रहा हूँ, खुद भी उनके दिमाग में डर होगा, तो हमारे यहाँ एक हिस्ट्री है, आप भगत सिंह जी को पढ़ें, किसी को पढ़ें, फैमिली से हर रिस्पेक्ट कीजिए, आप फैमिली को प्यार कीजिए, सब कीजिए, लेकिन अपना भी दिमाग लगाइए, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, आप इतने राइटर्स, इतने थिंकर्स को पढ़ रहे हैं, अपना दिमाग लगाइए, फिर आप कोई डिसीजन लीजिए। जी, तो ये आपके लिए आई थिंक यहाँ पे ये सोचने वाला एक विषय हो जाएगा कि यार कैसे बैलेंस आउट करना है यहाँ पे। जैसे भैया का टेक ये कि यार अपने बारे में सोचिए आप, क्योंकि आप इन द एंड आपको सफ़र करना है, जो भी अच्छी चीज़ें आएंगी या जो खराब चीज़ें आएंगी, तो आप खुद को सेंटर में रख के। उसका एक कहानी बताता हूँ मैं कि मान लीजिए कि आपने कोई सपना देखा, तो सपना तो आपने देखा हुआ है, आपको पता लग रहा है कि ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, आप सपना देख रहे हैं, आपके घर वाले उस सपने को मतलब समझ भी नहीं पा रहे हैं।
अब जो आज के समय में यूट्यूबर्स हैं इंडिया के, जो सबसे फेमस यूट्यूबर्स हैं, उनमें से ज़्यादातर ने अगर अपने घर वालों की सुनी होती तो इतने फेमस यूट्यूबर्स नहीं होते। जो ब्रांड यहाँ पे बना हुआ है, अलग सर ने अगर घर वालों का सबका सुना होता या सारी चीज़ें, क्योंकि उनके आसपास के बहुत सारे लोग रहे होंगे जो इंजीनियरिंग कॉलेज में रहे होंगे, जिन्होंने कहा होगा कि जॉब ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, तो रिबेल करा ना, और रिबेल करने की वजह से इतना बड़ा ब्रांड बना, इतना करा। तो आपको मतलब आपको चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और थोड़ा सा दिल की सुननी पड़ेगी, नेचर का सुनना पड़ेगा। और फिर आपको थोड़ा सा, मैं कह रहा हूँ कि रिबेलियस बनो। अगर आपने सपने देखे हैं तो सपने वही होते हैं जो हकीकत से अलग होते हैं। तो आपको हकीकत में जीना है कि सपने में जीना है, वो थोड़ा सा चॉइस टफ होता है, लेकिन मैं उन लोग को पसंद करता हूँ जो थोड़े सपने वाली लाइफ में जीना पसंद करते हैं। तो कहने का मतलब यही कि आप पीएचडी करने का डिसीजन लेंगे स्पेसिफिकली इंडिया में। अगर आप बाहर होते तो शायद उसकी अलग रिस्पेक्ट होती, बट इंडिया में आपको बहुत से ताने सुनने को मिल सकते हैं आपके अपने घर वालों से कि यार कितना लंबा, आप कब से पढ़ाई कर रहे हो, आपकी पढ़ाई ख़त्म नहीं हो रही, या आपके पास जॉब नहीं, कुछ भी, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिल सकती है। बट इन सब को टैकल करते हुए आपको अगर ये डिसीजन लेना है कि भाई रिसर्च करनी है, तो आपको इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और रिसर्च करने के और भी फ़ायदे हैं। जो असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर की जॉब है, वो इंडिया में सबसे अच्छे ग्रेड पे की जॉब है, सबसे हाईएस्ट। हाँ जी, बिल्कुल, मतलब लीगल जो सैलरी है जी, बिल्कुल। मतलब अगर सही में ईमानदारी का पैसा है तो, और सबसे ज़्यादा उसमें फ्रीडम भी है। जो लोग प्रोफेसर्स हैं उनकी लाइफ, अगर, क्योंकि हम लोग प्रोफेसर से उतना मिलते नहीं है, हम लोग अपने आसपास पुलिस को देखेंगे, सिविल सर्विस वालों को देख लेंगे, वो देखेंगे, लेकिन जितना सुकून की लाइफ प्रोफेसर्स की होती है, और ये आईएएस पीसीएस सबको पता है, ये नहीं है कि उनको पता नहीं, सबको पता है। पार का अलग गेम है, लेकिन जो टाइम है, कितने क्लासेस लेने हैं, ये नहीं सुकून वाली बात है। जो आप जीवन जी रहे हैं उसमें कितना सुकून है, और कितना जो काम आप पसंद कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जो पढ़ने वाला है उसी को पढ़ाई करनी है, कुछ रिसर्च करना है, कुछ लिखना है, तो ये अच्छा काम है मतलब। ओके, तो ये तो हमारा एक पूरा एक ओवरव्यू हो गया, एक्सपीरियंस शेयर हो गया यहाँ पे, कैसे पीएचडी स्टार्ट हुई, क्या क्या स्ट्रगल्स रहे, कैसे फैमिली को टैकल करना अगर अपने सपने को आगे लेके चलना है। एक सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि यार, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हैं और कुछ बच्चे होंगे जो साइंस वाले भी इस चीज़ को देख रहे होंगे, तो क्या डिफरेंस रहता है साइंस की पीएचडी में और ह्यूमैनिटीज़ की पीएचडी में? ये मैं अपने रूममेट से रिलेट करके बताता हूँ। जी बिल्कुल। तो मैं जेएनयू में करता था, तो जो मतलब पहले कोर्स वर्क होता है, तो कोर्स वर्क में सबको करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। सोशल साइंस वालों को लैब नहीं करना पड़ता, मतलब कुछ सब्जेक्ट में होगा, लेकिन इसमें आप फ्री रहते हैं, आप पढ़ते हैं, आप फील्ड में जाते हैं। साइंस वालों को लैब करना पड़ता है। वालों के, ये जो साइंस में पीएचडी कर रहे हैं, उनको ये चीज़ बहुत खटकती है कि हम लोग को लैब वर्क नहीं करना पड़ता। हाँ, इंक्लूडिंग हम दोनों, हम पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स दोनों। इसका मतलब ये नहीं कि हमको काम नहीं करना पड़ता, मतलब हमको काम करना पड़ता है, लेकिन उनका रेगुलर काम होता है। वो अपनी लैब मिस नहीं कर सकते। कोई केमिस्ट्री में कर रहा है तो उसने कुछ कंपाउंड बनाया, डेटा एक्सपेरिमेंटल होता है, वो लैब में बैठ के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और डेटा इकट्ठा करते हैं। हमारा क्या काम सेकेंडरी उस पे भी हो सकता है, सेकेंडरी रिसर्च पे है, फील्ड पे है, तो थोड़ा सा वो लगता है, तो ये फर्क होता है। दूसरा अप्रोच में भी फर्क होता है, क्योंकि सोशल साइंस वाले जो बच्चे होते हैं वो चीज़ों को थोड़ा डिफरेंट देखते हैं। जो लोग सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप अलग तरीके से दुनिया देखना शुरू कर देते हैं। साइंस वालों में बहुत बार जो इंड होता है वही इंपॉर्टेंट होता है कि रिजल्ट ये है, चलो ठीक है, प्रोसेस भी। लेकिन सोशल साइंस वाले थोड़ा डाइवर्स चीज़ें रखते हैं, वो रखते हैं। तो अगर सोशल साइंस से हैं तो एक अलग अप्रोच होगा आपका, उधर अलग अप्रोच होगा, लेकिन है तो दोनों पीएचडी। फिर बाद में जॉब मार्केट में भी है बिल्कुल, कि साइंस वालों को थोड़ी जल्दी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। हाँ, तो लाइक अभी आगे का क्या प्लान है? अब पीएचडी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, एंड एक तो हमारे पास ऑप्शन हो गया कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए, रिसर्च में चले जाएं। इसके अलावा एज अ पॉलिटिकल साइंस पीएचडी स्कॉलर आप बच्चों को और क्या ऑप्शंस दे सकते हैं कि यार हाँ, ये ऑप्शंस भी हैं जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं? देखो, बहुत लोग तो ब्यूरोक्रेसी के लिए करते हैं, मतलब पीएचडी की बात तो नहीं, मतलब मेरा तो अभी वो है कि जहाँ पे मैं यूपीएससी के जोन में नहीं जाऊँगा। यूपीएससी वाला है, पीसीएस वाला है, क्योंकि आपके पास नॉलेज बहुत होता है, आप यूज करेंगे, आप अच्छा करेंगे। फिर पॉलिटिक्स में बात करें तो पॉलिटिकल कंसल्टेंट आज बहुत ज़्यादा है इलेक्शंस की वजह से। सीएसआर होता है, एनजीओज होते हैं जिनके साथ वो लोग कंसल्टेंट हायर करते हैं, तो उसमें भी इकोनॉमिक्स वालों का भी है, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके के लोग करते हैं। फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, जीआईसी लेक्चरर बन सकते हैं, जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के टीचर्स होते हैं वो बन सकते हैं। तो ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, अगर आपके पास बीएड है तो आप पीजीटी और सब भी। तो अब एक दो सवाल और करूँगा मैं। एक तो ये पहले एक वर्ड में जवाब देना है इसका कि क्या सुकून है जो अभी काम कर रहे हैं उसमें, रिसर्च में? मेरी शक्ल देख के कैसा लग रहा है? तो शायद शक्ल देख के तो मुझे लग रहा है, बट फिर भी मैं आपके मुझे सुनना चाहता हूँ। सुकून है, लेकिन आप बहुत सारे डेमन्स या बैटल्स आप खुद फाइट कर रहे हैं। यही मेरा अगला सवाल था कि स्ट्रगल्स क्या क्या रहे। स्ट्रगल्स इसी चीज़ पे हम इस पहला होता है डिस्कशन को खत्म भी करेंगे। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एक समय में आपसे पीछे रहे होंगे, वो रहे होंगे। एक दौर आता है जब आप पीएचडी कर रहे होते हैं, वो लोग आपसे बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे होते हैं। जी जी जी। तो उनके पास पैसा होता है,
जैसे हमारे साथ के बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं, हाँ बहुत पैसा अर्न कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत कुछ पैसा अर्न IAS कर रहे हैं। PCS बन गए, फिर कुछ उनके भी सवाल होते हैं कि तुम कब करोगे, तो उनका लाइफ अलग है। मेरा है कि फिर आपको कन्विंस करने में बहुत एनर्जी अगर आप लगाएंगे तो वो नहीं है, खुद की चीज़ों पे भरोसा रखना है। और मेरा है कि स्ट्रगल तो है, मतलब अगर आपको चैलेंजेस पसंद है और शायद इसी वजह से आप थोड़ा सा बाकी लोगों से अलग कर पाएंगे, लेकिन मैं इसको थोड़ा डिफरेंट देखता हूँ कि लाइफ के लगभग आधी लाइफ के आसपास हम लोग ने जी ली है। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो पैसा अर्न कर रहे हैं, लेकिन वो काम शायद नहीं कर रहे हैं जो उसमें उनको मज़ा आती हो। तो उन्होंने अपने जो इतना टाइम फ्रेम था उसमें से कुछ टाइम या बहुत सारा टाइम ऐसे काम में दिया है जो एंजॉय नहीं करते। ओके, मैंने अपनी लाइफ में जी जी 1-2 घंटा भी ऐसे काम में नहीं दिया होगा जो मैं एंजॉय नहीं करता हूँ। तो टेक्निकली अगर आप इस चीज़ को, मतलब अगर ये आपका पैशन है, आप सच में चाह रहे हैं कि भाई रिसर्च करना चाह रहे हैं और सच में उसको एंजॉय करते हैं, तो आप बहुत खुश रहने वाले हैं। भले ही आपके स्ट्रगल्स कुछ भी रहें, प्रॉब्लम्स तो होती हर जगह ही होती हैं, एक IAS PCS भी है तो उसके अपने इश्यूज़ हैं वहाँ पे, हर कोई डील करता है, बट आपके अंदर सुकून रहेगा कहने की यार अपने मन का हम काम कर रहे हैं, अपने टाइम पे हम काम कर रहे खुद को खोजने का भी टाइम मिलता है, हाँ। मतलब हमें भी नहीं पता होता, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का बहुत टाइम मिलता है आपको। और ये भी मेरा कहना है कि लाइफ में आप अभी जो मैं कपड़े पहन रहा हूँ, शायद 5 साल पहले मैं डिफरेंट कपड़े पहनता था। बिल्कुल। तो जो 5 साल में मेरे कपड़े की चॉइसेस चेंज हो गई तो हैं। टी-शर्ट से कुर्ते पे जो स्विच हुआ है, कुर्ता तो मैं पहले ही पहनता था। तो मैं कह रहा हूँ कि जब हम इतनी चीज़ें बदलते हैं, हमें खाना क्या पसंद है, हम एक्सप्लोर करते रहते हैं, तो जॉब भी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए जे पर्सन। बिल्कुल। और बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं, मैं कोट कर दूंगा कुछ को, जिन्होंने सपोर्ट करा है कि आपको एक्सप्लोर। तो PhD आपको वो टाइम देती है जहाँ पे आप अपना बेस्ट टाइम लगा के खुद को खोजते हैं, जहाँ पे आपको सरकार पैसे भी देती है। बिल्कुल। मतलब आपको अपने मन के काम करने के लिए सरकार पैसा दे रही है और आपको क्या चाहिए। तो ये रही पूरी जर्नी हमारी, जो हमने संदीप भैया से सुनी, उनकी अपनी कहानी PhD की, जो एक्सपीरियंसेस रहे अच्छे और जो स्ट्रगल्स रहे ख़राब, उनके बारे में हमने बात करी। तो आई होप आप लोग को थोड़ा मज़ा आया होगा, थोड़ा समझ में आया होगा यार कि कैसे चीज़ें काम करती हैं और क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। कुछ आप बोलना चाहेंगे? और उमेश के बारे में बता देता हूँ। उमेश ने इतनी बातें बताई मेरे बारे में। उमेश ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे और बहुत कम लोग की हैंडराइटिंग उतनी अच्छी होती है। उमेश की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। एज ए पर्सन मतलब बहुत बार क्या होता है कि एक दूसरे का इम्पैक्ट रहता है लाइफ में उन चीज़ों को लेकर। तो मेरा है कि PhD का एक फ़ायदा ये भी है कि आप ऐसे लोगों से कनेक्ट करके, जैसे उमेश के PhD करने में, उमेश क्रेडिट दे ना दे, लेकिन मुझे पता है कि हाँ मेरा बहुत योगदान है। मैं उनमें से हूँ क्योंकि आप पसंद करते हैं तो आप लाते हैं कि यार चलते हैं। जैसे हमारी लाइफ, हाँ अभी उमेश अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो उमेश के स्ट्रगल का रीज़न कहीं ना कहीं मैं ही होऊंगा। तो ये भी है कि एक की वजह से दूसरे लोग करते हैं, दूसरे की वजह से, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि PhD में भी एक अलग लाइफ होती है। बिल्कुल। तो वो दिखाना भी जरूरी होता है। मतलब जो दिखता है एक्चुअली में, चीज़ें बैकग्राउंड में बहुत सी चल रही होती हैं, शायद नहीं दिख रही होती, बट ठीक है। अभी हम जहाँ पे हैं उसमें हम दोनों का, क्योंकि जब मुझे कुछ नीड होती है, कुछ परेशान होता हूँ मैं, जैसे हमने एक सीरीज़ भी देखी जिसमें उनका एक कैरेक्टर है संदीप भैया का, तो मेरे पास मेरे पर्सनल संदीप भैया जहाँ पे मैं कनेक्ट कर पाता हूँ, डायरेक्टली बात कर पाता हूँ उनसे, तो वो अपने आप में बड़ा हेल्प करता है। और आगे चल के आप जब इस फील्ड में आएंगे तो आपके भी सीनियर जैसे आपसे कनेक्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, और बहुत बड़ा रोल रहता है इस चीज़ का। और हमेशा ज़रूरी भी है ये। पढ़ाई करें, अच्छे ग्रुप्स बनाएं, अपने जैसे लोगों को खोजें और उनकी मदद करने की कोशिश करें। और ये जर्नी खूबसूरत है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके पास। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं, 2 दोस्त हैं आपके पास। एक वो दोस्त है जो बातें करता है, आपके साथ रहना अच्छा लगता है। दूसरा वो है जिसके पास पैसे बहुत हैं। आप किसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे? पैसा लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, सैलरी है, इधर भी बहुत पैसा है, ऐसा नहीं कि इधर पैसा नहीं तो है। आप तभी मेरे साथ में हो? नहीं, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, हाँ अच्छा लग रहा है। दूसरा ये नहीं कि अभी हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी तो ऐसा नहीं कि इधर पैसा नहीं है, इधर बहुत पार है। जैसे मैंने और बाकी लोग, मेरे बहुत सारे PhD स्कॉलर्स हैं JNU के जो पार्लियामेंटेरियन के साथ वर्क करते हैं, उनकी स्पीचेस लिखते हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो बहुत पार है, लेकिन वो दिखेगी नहीं बाहर। न्यूज़ एजेंसी में आपको कोई न्यूज़ छपवानी है, न्यूज़ कौन लिख रहा है, हिंदू में आर्टिकल्स कौन लिख रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है कि, ऐसे मत समझ लेना कि PhD वाले बस ऐसे ही हैं बेचारे, JRF के दम पे जिंदा हैं, कि उनका काम कोई रुकता नहीं है। हाँ काम नहीं रुकता और अच्छी लाइफ है, मतलब लाइफ है। चलिए ठीक है, तो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस सेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया यार PhD लाइफ कैसी होती है, कैसे स्ट्रगल्स होते हैं और आगे चल के क्या प्रॉस्पेक्ट्स निकल सकते हैं अगर आप स्पेसिफिकली पॉलिटिकल साइंस की बात करें। तो आई होप आपको मज़ा आया इस सेशन में। ऐसे और सेशंस हम आपके लिए लाते रहेंगे फ्यूचर में। तो भाई थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू भैया फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। एंड ठीक है, मिलते हैं दोबारा अगले ऐसे सेशन में। तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर।